नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर खोल रहे हैं अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जीरो टू हीरो सीरीज में, यूनिट 7 एपिसोड 12। अगर आप नए हैं इस चैनल पर जिसका नाम है पढ़ाई विद गुरु चेला, तो बस इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पॉलिटिकल थॉट को जीरो से हीरो तक लेके जाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एकदम सिंपल भाषा में। चाहे आपका यूपीएससी हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या आपको केवल जनरल नॉलेज बढ़ानी हो, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए सबसे पहले एपिसोड 11 का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आखिरकार एपिसोड 11 के अंदर हमने क्या समझने की कोशिश की थी। तो देखिए, हमने मकियावेली के साथ खत्म किया था एपिसोड 11। उनका स्टेट क्राफ्ट, उनका फेमस लव वर्सेस फियर वाला एक डिबेट, और वो लायन और फॉक्स की एलिगरी और फॉर्टूना को एक औरत की तरह डिस्क्राइब करना। ये तमाम चीजें हमने एपिसोड 11 के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। हमने देखा था कि मकियावेली ने पॉलिटिक्स को कंप्लीटली सेक्युलर बना दिया था। उसने कहा कि पॉलिटिक्स का रिलीजन और एथिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स अपने खुद के रूल्स पे चलता है। अगर आपने वो एपिसोड मिस किया है तो प्लीज पहले वो एपिसोड्स आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग जो हैं इस सीरीज से जुड़ पाएं, इस सीरीज से आप लोग कनेक्ट हो पाएं। एंड आप लोगों का सपोर्ट जो है वो काफी मायने रखता है। इसलिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है या आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी एपिसोड्स हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक मिलते रहें एंड किसी भी प्रकार का एपिसोड, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज हम वापस जाएंगे टाइम में पीछे, यानी कि डोरेमोन तो आप लोगों ने देखा ही होगा बचपन में। डोरेमोन के पास जो टाइम मशीन थी, आज उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे और जाएंगे टाइम में पीछे। तो देखिए, मकियावेली से पहले, रेनेसांस से भी पहले, सीधा मेडिवल एजेस यानी मध्यकाल में आज हम जाने वाले हैं। और वहां हमें मिलेंगे दो ऐसे थिंकर्स जिनके लिए पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे में घुले मिले थे। और ये हैं सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनास, क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ मैन के बीच का फर्क समझता है, और कैसे दूसरा इंसान फेथ और रीजन को, यानी कि विश्वास और तर्क बुद्धि को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये यूनिट 7 का टाइटल है सेंट ऑगस्टीन एंड सेंट थॉमस एक्विनास। ये दोनों थिंकर्स डिक्लाइनिंग रोमन सिविलाइजेशन के दौर में, यानी कि जब रोमन एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और उसके बाद के मेडिवल पीरियड में आते हैं। इनकी पूरी फिलॉसफी का जो कोर थीम है वो है क्रिश्चियनिटी और पॉलिटिक्स का रिश्ता। ये लोग पूछते हैं, अगर क्रिश्चियनिटी सच है तो फिर हमें स्टेट यानी कि राज्य की जरूरत क्यों है? और अगर स्टेट जरूरी है तो चर्च और स्टेट का रिलेशनशिप
क्या होना चाहिए। सो आई जस्ट होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं। For centuries, Rome believed she was eternal. But even empires fall. तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेंट ऑगस्टीन की। आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज का ये जो वीडियो 12 है, ये जो एपिसोड 12 है, इसके अंदर हम केवल आज जो हैं सेंट ऑगस्टीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे एंड उनकी फिलॉसफी को, उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सेंट ऑगस्टीन 430 एडी डिक्लाइनिंग रोमन सिविलाइजेशन के दौर का एक मेजर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बन गया। उनकी फेम का बेस है उनका मशहूर काम द सिटी ऑफ गॉड 413-15 एडी, जिसने क्रिश्चियनिटी पे होने वाले अटैक्स का इफेक्टिवली जवाब दिया। उस वक्त लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि रोम का पतन यानी रोम का गिर जाना क्रिश्चियनिटी की वजह से हुआ, क्योंकि लोगों ने अपना पुराने रोमन गॉड्स को छोड़ दिया था। ऑगस्टीन ने इस चार्ज को रिफ्यूट किया, यानी कि रद्द किया। दोस्तों, रिफ्यूट का मतलब होता है किसी आर्गुमेंट को गलत साबित करना, उसके अगेंस्ट कुछ सॉलिड तर्क देना। सो देखिए, ऑगस्टीन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ग्रीको रोमन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन यानी प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसरो और प्लॉटिनस, इनके आइडियाज को एब्जॉर्व, री इंटरप्रेट और ट्रांसफॉर्म किया और उसमें हिब्रू थॉट यानी जूइश थिंकिंग भी मिला दी। तो देखिए, पॉलिटिकल थॉट में ऑगस्टीन एक टर्निंग पॉइंट थे। लेकिन क्यों? क्योंकि ग्रीक मास्टर्स प्लेटो और एरिस्टोटल स्टेट को इंसान की नेचुरल डेस्टिनी मानते थे, यानी स्टेट में रहना ही इंसान का नेचुरल और अल्टीमेट गोल था, जहां उसकी सारी इंटेलेक्चुअल और मॉरल कैपेसिटीज पूरी होती थीं। लेकिन ऑगस्टीन ने एक क्रिश्चियन आइडिया इंट्रोड्यूस किया, इंसान की डुअल नेचर। मतलब इंसान सिर्फ एक बॉडी यानी कि शरीर नहीं है, बल्कि उसकी एक सोल यानी कि आत्मा भी है। और इंसान के अंदर एक डिवाइन लाइफ यानी एक पवित्र आत्मिक जीवन है, जो इस दुनियावी जिंदगी से ऊपर और परे है। और चर्च वो इंस्टीट्यूशन है जो इस आत्मिक पहलू का ध्यान रखती है। इसी वजह से ऑगस्टीन के बाद पॉलिटिकल थ्योरी में एक नया सीरियस इश्यू खड़ा हो जाता है, डुअल एलिजियंस यानी दो तरफा वफादारी का सवाल। इंसान को अब दो जगह लॉयल्टी रखनी है, एक टेरिस्टेरियल अथॉरिटी यानी कि दुनियावी सत्ता यानी स्टेट के प्रति, और दूसरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी यानी कि आत्मिक सत्ता यानी चर्च के प्रति। अगर मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ धर्म और राजनीति यानी रिलीजन और पॉलिटिक्स, दोनों का रिश्ता हमेशा डिस्कस होता रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी तक लिमिटेड नहीं है। तो चलिए अब ऑगस्टीन की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑगस्टीन, पूरा नाम ऑरेलियस ऑगस्टिनस, ये पैदा हुए 354 एडी में एक जगह जिसका नाम था थगास्टे, जो आज के अल्जीरिया में है।
उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कार्थेज में पूरी की, जो उस वक्त रोमन अफ्रीका की कैपिटल हुआ करती थी। उनकी जो माँ है वो क्रिश्चियन थी, लेकिन खुद ऑगस्टीन को क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन में शामिल या फिर कह सकते हैं शांति उनको नहीं मिली। उन्होंने एक गनोस्टिक कल्ट यानी एक रहस्यवादी पंथ ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था मैनेकिज्म। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने ये भी छोड़ दिया और क्रिश्चियनिटी अपनाई। सेंट एम्ब्रोज, जो मिलान के बिशप थे, उनकी इंस्पिरेशन से वापस नॉर्थ अफ्रीका आकर उन्होंने अपनी जिंदगी टीचिंग और राइटिंग्स को दे दी। वो बाइशप ऑफ हिप्पो बन गए, यानी सन्यासी जैसी जिंदगी जी। उनका देहांत हुआ 430 एडी में। तो ये उनका लाइफ था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई जस्ट होप कि आप लोग थोड़ा बहुत तो रिलेट कर पा रहे होंगे। One realm of eternal light, another bound by shadow. अब आते हैं ऑगस्टीन की राइटिंग्स पर। ऑगस्टीन की दो सबसे मशहूर राइटिंग्स हैं। एक है सिविडस देई यानी कि द सिटी ऑफ गॉड, और दूसरी है कन्फेशंस। तो सिटी ऑफ गॉड लिखी गई थी ये चार्ज रद्द करने के लिए कि क्रिश्चियनिटी रोम के 410 एडी में गिर जाने का एक तरीके से विजिगोटस के हाथों उनके लीडर एलार्किक के अंदर जिम्मेदार थी। दोस्तों, इनकी दूसरी बुक है कन्फेशंस। ऑगस्टीन की अपनी अर्ली लाइफ की कहानी है, यानी कि प्लेजर और इंटेलिजेंस भरी, और उनकी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज को दिखाती है, एकदम गहरी फिलोसॉफिकल और एक इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑगस्टीन का सबसे फेमस पोएटिक कंसेप्ट है, सिविटस देई वर्सेस सिविटस टेरेना, यानी सिटी ऑफ गॉड वर्सेस अर्थली सिटी। तो देखिए, ऑगस्टीन का जवाब क्रिश्चियनिटी के क्रिटिक्स को एक एवेंजेलिकल एस्कोटोलॉजी के थॉट था, मतलब हिस्ट्री को एक गुड और इविल के बीच का लगातार संघर्ष की तरह प्रेजेंट करना, जिसका अंतिम रिजल्ट है अच्छाई की जीत। ऑगस्टीन कहता है इंसान की नेचर दो तरफा है, वो स्पिरिट भी है और बॉडी भी। इसी डुअल नेचर की वजह से इंसान दो सिटीज का नागरिक है। एक है डिवाइन सिटी जो हेवनली पीस और स्पिरिचुअल सैल्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, वहीं दूसरी है अर्थली सिटी जो एपेटाइट यानी कि भूख कह सकते हैं, इच्छा और दुनियावी खुशी की तरफ डायरेक्टेड है। ऑगस्टीन का एक बहुत ही फेमस कोट है, मैं पूरी तरह आप लोगों के लिए बोलता हूं, ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश कीजिएगा। टू लव्स हैव क्रिएटेड टू सिटीज, लव ऑफ सेल्फ टू द कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, द अर्थली सिटी, लव ऑफ गॉड टू द कंटेम्प्ट ऑफ सेल्फ, द हेवनली। मतलब अगर इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है और गॉड को कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार करता है, तो वो अर्थली सिटी बनाता है। लेकिन अगर इंसान गॉड से प्यार करता है और अपने आप को कंटेम्प्ट करता है, तो वो हेवनली सिटी बनाता है। देखिए, डिवाइन सिटी का मतलब है गॉड की किंगडम। हेब्रियू नेशन में सबसे पहले इम्बड़ी हुई और अब वो चर्च और क्रिश्चियनाइज्ड एम्पायर से सिंबलाइज होती है। वहीं अर्थली सिटी का मतलब है शैतान की किंगडम, यानी कि पैगन एम्पायर्स में ये दिखती है, जो इफेमरल यानी कह सकते हैं टेम्परेरी है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑगस्टीन ये नहीं कहता है कि एक्चुअल दुनिया में ये दो सिटीज कंप्लीटली सेपरेट हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, आइडियल टाइप्स जो रिजीम्स की नेचर समझने के लिए बनाए गए हैं। हिस्ट्री में इन दोनों सिटीज के एलिमेंट्स हमेशा मिले जुले यानी कि कह सकते हैं इंटरमिंगल्ड रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी विजिबल चर्च पूरी तरह इविल से फ्री नहीं है और कोई भी स्टेट पूरी तरह सैटनिक नहीं है। ऑगस्टीन का एक और ब्यूटीफुल कोट है दोस्तों अपने लेटर्स में से, तो वो है, इन दोनों सिटीज और इन दोनों लव्स को साथ साथ रहना है, एक दूसरे में मिक्स होते हुए, जब तक फाइनल सेपरेशन डे ऑफ जजमेंट पे ना आ जाए। और ये कोट अर्नेस्ट बार्कर 1971 की बुक से लिया गया है। अब देखते हैं ऑगस्टीन के लिए जस्टिस यानी कि न्याय और स्टेट का क्या रिश्ता है। तो देखिए, रेस पब्लिका ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कॉमनवेल्थ या पब्लिक अफेयर्स यानी लोगों के सांझे मामले। यहां पर ऑगस्टीन जो है वो रोमन थिंकर सीसरो का रेफरेंस देता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का ऑब्जेक्ट है जस्टिस की रियलाइजेशन। और ऑगस्टीन खुद ये कहता है कि बिना लॉ और जस्टिस के लोग सिर्फ बैंड ऑफ रॉबर्स यानी लूटने वाले दुकान का एक गिरोह है। लेकिन ऑगस्टीन ये भी कहता है कि सिर्फ एक क्रिश्चियन स्टेट ही ट्रूली यानी कि जस्ट हो सकता है, क्योंकि आप इंसान को उसका ड्यू यानी जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं दे सकते जब तक आप गॉड को उसका ड्यू नहीं देते हैं। तो गॉड से प्यार किए बिना इंसान से प्यार सच्चा नहीं हो सकता है। इस कमेंट की वजह से कुछ फेमस स्कॉलर्स, जहां पर हम चर्चा करते हैं कुछ नामी ग्रामीण स्कॉलर्स की, एजे कार्लेल और जे एन फिगिस, ये कंक्लूड करते हैं कि ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग जस्टिस स्टेट की एक इसेंशियल फीचर नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक और पर्सपेक्टिव है आर डब्ल्यू कार्लाइल और ए जे कार्लाइल 1936। ये कहते हैं कि ऑगस्टीन की पॉलिटिकल थ्योरी सेंट एम्ब्रोज और दूसरे चर्च फादर्स से मैटेरियली डिफरेंट है, जो मानते थे कि जस्टिस ही स्टेट का इसेंशियल क्वालिटी और एंड दोनों है। अगर ऑगस्टीन का पॉइंट पूरी तरह मान लिया जाए कि सिर्फ क्रिश्चियन स्टेट ही ट्रूली जस्ट है, तो इसका मतलब होगा सभी प्री क्रिश्चियन स्टेट्स को स्टेट बुलाना ही गलत होगा। लेकिन स्कॉलर्स मकेलवेन और सबाइन ये दोनों कहते हैं कि ये ऑगस्टीन की गलत इंटरप्रिटेशन है। ऑगस्टीन ये कभी नहीं कहता कि अर्थली स्टेट शैतान का किंगडम है। इन स्कॉलर्स का एक आर्गुमेंट है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक क्रिश्चियन स्टेट एब्सोल्यूट सेंस में जस्ट हो सकता है, लेकिन नॉन क्रिश्चियन या प्री क्रिश्चियन स्टेट्स को भी एक रिलेटिव जस्टिस दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो भी लोगों की दुनियावी जरूरत यानी कि वर्ल्डली नीड पूरी करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। यहां पर ऑगस्टीन का एक फेमस स्टेटमेंट है, दो अ पीपल मे बी अ पीपल विदाउट कन्फेसिंग द ट्रू गॉड, नो पीपल कैन बी गुड पीपल विदाउट दैट कन्फेशन। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, स्टेट, प्रॉपर्टी, वॉर और स्लेवरी के बारे में ऑगस्टीन का क्या व्यू है। तो देखिए, ऑगस्टीन स्टेट को नेचुरल नहीं मानता, हालांकि उसके अकॉर्डिंग इंसान में सोशल लाइफ के लिए एक इनिशिएट डिस्पोजिशन यानी सहज स्वभाव है। स्टेट ऑगस्टीन के लिए एक रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोहर्सन है
यानी जबरदस्ती का एक तरीका, ऑर्डर और पीस इन्फोर्स करने के लिए, और ये सिन यानी पाप का प्रोडक्ट है। इससे पहले जब इंसान इनोसेंट यानी कि निर्दोष था, यानी फॉल से पहले, तब स्टेट की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इस नेगेटिव व्यू के बावजूद ऑगस्टीन ये कभी नहीं कहता कि हमारी कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है स्टेट को ऑबे करने की। इनफैक्ट स्टेट सिन का रिजल्ट होने के बावजूद भी एक डिवाइन रेमेडी यानी इलाज है सिन के लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और उस जमाने के लिए कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पॉइंट देखने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सेंट ऑगस्टीन का फर्म बिलीफ था पावर्स दैट बी, यानी जो भी अथॉरिटी है गॉड ने ही ऑर्डेंड की, और एक बुरा पापी रूलर भी फुल ओबीडियंस का हकदार है। जो कोई भी डली कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी यानी सही तरीके से स्थापित सत्ता का विरोध करता है, वो एक्चुअली गॉड के ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहा है। लेकिन एक शर्त है, जब तक रूलर्स अपने सब्जेक्ट्स को इम्पाइटी यानी कि अधर्म की तरफ फोर्स नहीं करते और गॉड के अगेंस्ट नहीं जाते, तब तक उन्हें ऑबे करना चाहिए बिना किसी रिजर्वेशन के। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसा हमारे यहां भी है राजा को डिवाइन सैंक्शन वाला विचार था। जैसे राजा प्रजा का पालक है और उसकी सत्ता भी किसी ना किसी रूप में उच्चतर शक्ति से आती है, चाहे वो कोई भी सिविलाइजेशन हो। ये आइडिया बार बार दिखता है। एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है हेरेसी, यानी धर्म द्रोह, धर्म के अगेंस्ट जाना। ऑगस्टीन दूसरे क्रिश्चियन थिंकर्स की तरह टू सॉर्ड्स की डॉक्ट्राइन में बिलीव करता था। मतलब चर्च और स्टेट दोनों अपने अलग अलग स्फेयर्स में इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ऑगस्टीन फर्मली मानता था कि हेरेसी एक डेडली सिन है, एक डेडली पाप है, और स्टेट का राइट है उसे सप्रेस करना। ऑगस्टीन का रिलीजियस टॉलरेशन और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस पे स्टैंस बिना कॉन्ट्रडिक्शन के नहीं था, और उनके दिए गए आर्ग्यूमेंट्स बाद में हम कह सकते हैं कि इन क्वेश्चनिस्ट यानी इन क्वेश्चन चलाने वाले लोग जो रिलीजियस डिसेंट को पनिश करते थे, उनके हाथों में एक वेपन बन गए। अब देखते हैं प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति और स्लेवरी यानी कि गुलामी के बारे में ऑगस्टीन का क्या व्यू है, जो एरिस्टोटल से एक क्लियर डिपार्चर है। ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी और स्लेवरी दोनों ही ओरिजिनल ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट हैं, लेकिन ये नेसेसरी बन जाते हैं इंसान के फैलन यानी पाप में गिरे हुए कंडीशन में। नेचुरल कंडीशन में प्रॉपर्टी कॉमन होती थी, सबकी सांझी। लेकिन द फॉल यानी एडम के पाप के बाद इंसान के जो लालच है, जो एवराइस है और जो सेल्फ पजेशन है, उसकी इंस्टिंक्ट की वजह से कॉमन ऑनरशिप काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए स्टेट कंट्रोल जरूरी हो गया। जैसा कि ए.जे. कार्लाइल कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज देयरफॉर practically the creation of the state and is defined, limited and changed by the state। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का लीगल राइट मानते हुए भी इंस्टीट्यूशन इंसान के नेचुरल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकती कि अगर किसी को जरूरत हो तो वो पृथ्वी के रिसोर्सेज से अपनी जरूरत पूरी करे। अब हम बात करते हैं वॉर अननेसेसरी इविल की। वॉर और स्लेवरी भी एडम के फॉल के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किए जाते हैं। आइडियल इनोसेंट कंडीशंस में वॉर अनथिंकेबल यानी सोचने लायक भी नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट स्ट्राइफ और इनसिक्योरिटी की कंडीशन में वॉर
एक नेसेसिटी बन जाता है। जस्ट वॉर थ्योरी आप लोगों को आनी चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ऑगस्टीन ने जस्ट वॉर यानी न्यायपूर्ण युद्ध की थ्योरी की फाउंडेशन रखी, जो बाद में मेडिएवल थिंकर्स ने डेवलप की। उन्होंने क्रिश्चियंस के लिए मिलिट्री सर्विस को अप्रूव किया, जो अर्ली क्रिश्चियंस नहीं करते थे। वहीं स्लेवरी के बारे में बात करें तो स्लेवरी भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से जस्टिफाई होती है। स्कॉलर जैसे कि हम बात करें ट्रॉल्च की, तो उन्होंने ऑगस्टीनियन डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिव नेचुरल लॉ कहते हैं, उसके थ्रू ये स्लेवरी को दोनों मानता है, एक पनिशमेंट और एक करेक्टिव सिंफुल एक्ट्स के लिए। अब हम देखते हैं ऑगस्टीन की लेगेसी और इन्फ्लुएंस। ऑगस्टीन का मानना था इंसान का ट्रू एंड यानी असली मंजिल हिस्ट्री के भी परे है। हमें ह्यूमन हिस्ट्री अच्छी और बुरी इवेंट से बनी है, जिसका अल्टीमेट मतलब अनफेथमेबल यानी इंसानों के लिए समझ से परे है, लेकिन गॉड द्वारा ग्राफ्ट यानी प्लान किया गया है। सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो ऑगस्टीन कहता है कि हिस्ट्री का पूरा स्कीम सिर्फ गॉड ही समझता है, इंसान नहीं। इंसान के लिए ये एक हिडन ड्रामा है। इसलिए कोई भी अर्थली स्टेट एटर्नली अपनी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकता, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल अटैक से। क्लासिकल ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस रॉन्ग और इगोस्टेटिकल थिन जब वो कहते थे कि ह्यूमन फुलफिलमेंट सिर्फ एक रेशनल जस्ट स्टेट में सिटीजनशिप से मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम बात करते हैं ऑगस्टीन का जो मानना था कि गॉड ने गवर्नमेंट को ऑर्डेन किया, चाहे हिस्ट्री डिस्ट्रक्टिव वॉर्स से भरी हो। तो क्लासिकल ट्रेडिशन इंसान की रेशनलिटी में बिलीव करता था कि इंसान रेशनल और जस्ट गवर्नमेंट बनाने के काबिल है। ऑगस्टीन इसे नाइव यानी भोलापन मानता था। लेकिन क्यों? क्योंकि एडम के सिन की वजह से इंसान हमेशा के लिए इरेशनल सेल्फ लव और सेल्फ नॉलेज या सेल्फ कंट्रोल की कमी का शिकार बन गया। गवर्नमेंट्स बिना जस्टिस के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सिर्फ लार्ज स्केल बैंड्स ऑफ थीव्स होंगे जो आर्बिट्रेरी डोमिनेशन और फोर्स से पीस ढूंढते हैं। एक अच्छा क्रिश्चियन स्टेट होना चाहिए जस्ट। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ऑगस्टीन थियोक्रेसी को एडवोकेट नहीं करता था। थियोक्रेसी मतलब कि धर्मतंत्र, एक ऐसा राज्य जहां सीधे रिलीजियस लीडर्स ही शासन चलाते हैं। उन्होंने प्रीस्ट के एक कह सकते हैं सैंक्टिफाइड रोल यानी एक पवित्र भूमिका डिस्क्राइब की, जो गुड गवर्नमेंट में इंपोर्टेंट रोल प्ले करे इंसान की करप्ट नेचर को ठीक करने के लिए। ऑगस्टीन का मानना था कि पूरी ह्यूमन रेस एडम के पाप के बाद अपने कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं सकती और कोई भी प्योर गुड का एक्ट करने में इनकेपेबल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है उनका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, मतलब गॉड ने एक छोटी सी संख्या में सोल्स को सैल्वेशन के लिए चुना है, एक ऐसी डिक्री के थ्रू जो किसी भी इंसान के मेरिट या कर्म से सुपीरियर है। ऑगस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेस डेवलप की एक ब्रिटिश मॉन्क, जहां पर हम बात करते हैं पेलागियस के साथ एक डिबेट के थ्रू। ऑगस्टीन का मानना था गॉड को पता था एडम के सिन के बारे में, मॉरल एविल दुनिया में फ्री विल के एक कॉन्शियस जानबूझकर किए गए गलत इस्तेमाल का रिजल्ट था। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री और सोसाइटी में
हमेशा कंसीट और डिजायर के अनगवर्नेबल एलिमेंट्स रहेंगे, जो गवर्नमेंट को, इवन टायरेनिकल गवर्नमेंट्स को भी जरूरी बना देते हैं। सिसरो के रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट को इंटरप्रेट करते हुए ऑगस्टीन कहता है कि एक जस्ट कॉमनवेल्थ एक रेशनल मल्टीट्यूड से बनता है, जो गॉड के एक कॉमन लव से यूनाइटेड हो, ना कि सिर्फ मेटेरियल वेलबींग के कॉमन लव से। सिसरो की रोम लोगों को मेटेरियल रीजन से जोड़ती थी, स्पिरिचुअल रीजन से नहीं। ऑगस्टीन के लिए एक ट्रू स्टेट एक ट्रू चर्च था। अब हम देखते हैं एक ऐसा टॉपिक जो आज के पर्सपेक्टिव से हाईली क्रिटिकल एनालिसिस मांगता है, ऑगस्टीन और क्रिश्चियनिटी का विमेन के प्रति व्यू। क्रिश्चियनिटी इंसानों के बीच इक्वालिटी अफर्म करते हुए भी फीमेल बॉडी को लौथे करती थी, यानी उसे घृणा करती थी। आइडियल वुमेन चेस्ट यानी कि पवित्र, मोडेस्ट यानी कि विनम्र, और साइलेंट यानी कि चुप, और ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी मानी जाती थी। स्कॉलर शॉ के अकॉर्डिंग अर्ली क्रिश्चियन टेक्स्ट एक फिक्स्ड हिरारिकल सोशल ऑर्डर इंसिस्ट करते थे, जहां सबको गॉड द फादर और लॉर्ड के प्रति फियर में सब्जेक्ट होना था। ऑगस्टीन खुद फीमेल को उसके वीकर बॉडी की वजह से इंफीरियर मानता था। सिटी ऑफ गॉड में वो इंसान को दो कम्युनिटीज में बांटता है, एक वो यानी कि वुमेन पे फोकस करती है और दूसरी जो गॉड पे फोकस करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वुमेन गॉड की तरफ ओरिएंटेड होती है तो वो मेल के बराबर बन जाती है। फीमेल सिर्फ तब सिन कंसीडर की जाती थी जब उसे बॉडी के साथ आइडेंटिफाई किया जाता था। ऑगस्टीन की थ्योरी कहीं ना कहीं आगे चल के एक डॉक्ट्राइन डेवलप करने में मदद करती है कि चर्च एक परफेक्ट सोसाइटी है अपनी सेल्फ सफिशिएंट प्रॉपर्टी और गवर्नेंस की पावर्स के साथ। इसे पेपल मोनार्की यानी कि पॉप की सर्वोच्च सत्ता के आइडिया को मेडिवल टाइम्स में सपोर्ट मिला। लेकिन ऑगस्टीन दो डिस्टिंक्टली डीमेरिक्रेटेड स्फेयर्स, सिविल और एस्केलेस्टिकल के आइडिया को सब्सक्राइब नहीं करता है। उसकी थ्योरी से टू सोर्स यानी कि स्पिरिचुअल और टेम्पोरल, पॉप और एम्पेरर की थ्योरी जस्टिफाई होती है। ऑगस्टीन ये सपोर्ट नहीं करता था कि स्टेट चर्च के सबऑर्डिनेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टेट को एक डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन मानता था। वो चर्च का सेक्युलर विंग नहीं था, चाहे चर्च उसे एडवाइज कर सकती थी। मेडिएवल थ्योरिस्ट ने इन आर्गुमेंट्स को आगे डेवलप किया एक थियोक्रेटिक स्टेट की थ्योरी और प्रैक्टिस में, जो लॉ को स्पिरिचुअल एंड्स के लिए कंट्रोल करे। ऑगस्टीन का आइडियल प्लेटो के रिपब्लिक में दिए गए जस्टिस के आइडियल से मिला या फिर कह सकते हैं मिलता जुलता नजर आता है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। ये पार्ट 1 है जहां पर हमने सेंट ऑगस्टीन की लाइफ और उसका मैकेनिज्म से क्रिश्चियनिटी का तक का सफर हमने पूरा किया। उसके बाद हमने सिविटस देई वर्सेस सिविटस टेरेना, सिटी ऑफ गॉड और अर्थली सिटी का फेमस डिस्टिंक्शन भी देखने को मिला, और जस्टिस, स्टेट, प्रॉपर्टी, वॉर और स्लेवरी पे ऑगस्टीन का जो कॉम्प्लेक्स व्यू है वो भी हमने जानने की कोशिश की। ऑगस्टीन की जो इन्फ्लुएंस है जहां पर प्रेडिस्टिनेशन, ग्रेस और चर्च स्टेट रिलेशनशिप, उसको भी समझने की कोशिश की। वहीं आने वाले सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे सेकंड थिंकर के बारे में, जो कि है थॉमस एक्विनास। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, यूनिट 7 एपिसोड 12 पार्ट 1, सेंट ऑगस्टीन। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो थॉमस एक्विनास हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड वो जो है प्रेस्टिडिनेशन या जो
प्रीडेस्टिनेशन है, ग्रेस है, जो चर्च स्टेट रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या कहते हैं, और एरिस्टोटल को क्रिश्चियनिटी से जोड़ने का काम किस तरीके से करते हैं, जहां पर 4 तरीके के लॉ के बारे में हम बात करेंगे, एटर्नल, नेचुरल, डिवाइन और ह्यूमन लॉ। साथ में एक्वाइनस का चर्च स्टेट व्यू और जस्ट वॉर थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ाई विद गुरु चेला के साथ सीखते रहिए, समझते रहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। आज हम अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जीरो टू हीरो सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, और आज का पूरा एपिसोड सिर्फ एक ही थिंकर के लिए डेडिकेटेड है, और वो थिंकर है सेंट थॉमस एक्वाइनस। दोस्तों, जरा सोचो, एक इंसान जो एरिस्टोटल जैसे ग्रीक फिलोसोफर को, जो 800 साल पुराना पैगन थिंकर था, चर्च के अंदर वापस ले आता है और उसे क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट, एक हिस्सा बना देता है। सवाल यह है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैसे फेथ और रीजन, यानी कि विश्वास और तर्क बुद्धि, जो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन लगते थे, एक इंसान उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स बना देता है? लेकिन कैसे? यही है आज का एपिसोड, सेंट थॉमस एक्वाइनस की ग्रैंड सिंथेसिस, जहां ग्रीक लॉजिक और क्रिश्चियन फेथ एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, लेकिन इससे पहले एक जरूरी रिमाइंडर। पिछले एपिसोड में हमने सेंट ऑगस्टीन को पूरा डिटेल में कवर किया था। उनका सिटी ऑफ गॉड वर्सेस अर्थली सिटी वाला फेमस कॉन्सेप्ट, उनका व्यू स्टेट को सिन का प्रोडक्ट मानने वाला, और उनकी प्रीडेस्टिनेशन और ग्रेस की थ्योरी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज पहले वही देख लीजिए, क्योंकि आज का जो पूरा एपिसोड होने वाला है वो उसी फाउंडेशन पे खड़ा है। एंड मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और बेहतर तरीके से बताऊं तो देखिए, सेंट थॉमस एक्वाइनस, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑगस्टीन के आइडियाज को रिजेक्ट और इंटरप्रेट करके बनाई थी। That's why अगर आपको ऑगस्टीन का बेस पता नहीं होगा तो एक्वाइनस का फर्क समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एपिसोड का लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग जस्ट क्लिक कर कर उस एपिसोड को देख सकते हैं। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस एपिसोड को जरूर देखें, उसको देखने के बाद ही ये एपिसोड आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए सिर्फ 30 सेकंड्स का रिकैप देता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर क्या क्या चीजें कवर की थी। तो देखिए, ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि सिन का प्रोडक्ट है। इंसान बॉडी और सोल दोनों है, और ट्रू स्टेट एक ट्रू चर्च है। अब देखते हैं सेंट थॉमस एक्वाइनस इस सब से कितना एग्री करता है और कितना डिसएग्री करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में जो भी हम कवर करने की कोशिश करने जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं, नंबर 1 है
एक्वाइनस की ग्रैंड सिंथेसिस, एरिस्टोटल और क्रिश्चियनिटी का मिलन, ये हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे नंबर 2 पर, जिसके अंदर फेथ वर्सेस रीजन का जो एक फेमस डिबेट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 है 4 टाइप्स ऑफ लॉ, जहां पर एटर्नल, नेचुरल, डिवाइन और ह्यूमन लॉ के बारे में हम कवर करेंगे। नंबर 4 है चर्च और स्टेट का रिलेशनशिप और जस्ट वॉर थ्योरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और लास्ट में हम देखने और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अक्वाइनस की थिंकिंग ने आगे चल के मॉडर्न सेक्युलर स्टेट की नींव रखी। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं सेंट थॉमस एक्वाइनस के साथ। अगर आप लोगों को यहां तक सभी चीजें क्लियर हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बता दीजिए। एंड अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ऑगस्टीन को पीछे छोड़ के आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर की तरफ, जो कि हैं सेंट थॉमस एक्वाइनस। आप लोगों को बताऊं तो ऑगस्टीन और एक्वाइनस के बीच लगभग 800 साल का गैप है। ऑगस्टीन जहां हमें 4th एंड 5th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, वहीं ये जो सेंट थॉमस एक्वाइनस हैं ये 13th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 1224 से लेकर 1274 के बीच हमें सेंट थॉमस एक्वाइनस देखने को मिलते हैं। इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड मैं बात करूं इनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो थी ग्रीक थॉट को क्रिश्चियनिटी से जोड़ना। उन्होंने एरिस्टोटल के आइडियाज को वापस से रिवाइव किया, जो 13th सेंचुरी में यूरोप में रिसरफेस हुए अरब स्कॉलर्स, खासकर एब्रॉयज के थ्रू। अब हम देखने वाले हैं एक्वाइनस की जो सबसे फेमस चीज रही है, द ग्रांड सिंथेसिस, यानी महासंयोजन। एक्वाइनस के थॉट में एरिस्टोटेलियनिज्म मेजर एलिमेंट था, लेकिन उसमें और भी स्ट्रैंड्स थे जहां पर हम चर्चा कर सकते हैं रोमन स्ट्रैंड की, पैट्रिस्टिक स्ट्रैंड की, ऑगस्टिनियन और जूइश थॉट की। अगर मैं आप लोगों को पैट्रिस्टिक का मतलब बताऊं तो पैट्रिस्टिक का मतलब कह सकते हैं जो अर्ली क्रिश्चियन चर्च फादर्स थे उनकी राइटिंग से रिलेटेड है। उन्होंने इन सब को एक ऑर्गेनिक होल में इंटीग्रेट किया, क्रिश्चियन फिलॉसफी के ब्रॉड रूब्रिक के अंदर, और एटर्नल लॉ की एक ओवर आर्किंग मेटाफिजिक्स बनाई। यहां पर एक वर्ड आता है लेग्जे टेरेना। ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एटर्नल लॉ, यानी गॉड का वही एक रीजन जो पूरी सृष्टि में प्रेजेंट है, एटर्नल, यूनिवर्सल और कह सकते हैं इम्यूटेबल। एक्वाइनस ने जो सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की वो था फेथ वर्सेस रीजन का रिलेशनशिप। ये प्रॉब्लम था क्योंकि एवरोइस्ट एरिस्टोटोलियनिज्म ने जो क्रिश्चियनडम थी उसके इंटेलेक्चुअल लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था, स्पेशली जब इस्लाम का स्प्रेड और यूरोप में मुस्लिम पावर का राइज हो रहा था। एक्वाइनस का ये आर्गुमेंट था कि फेथ रीजन का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करती बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। मैं आप लोगों को इसका मतलब बताऊं तो एक्वाइनस के लिए बिलीव करना और लॉजिकली सोचना दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। रीजन फेथ को डिनाई नहीं करती बल्कि उसको रेफर्म और कंज्यूमेट करती है, यानी पूरा करती है। दोस्तों, अब यहां आता है एक्वाइनस का ऑगस्टीन से
एक बहुत बड़ा फर्क जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई जस्ट होप कि आप लोग चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में प्लीज ड्रॉप कर दीजिएगा। तो देखिए, आई जस्ट होप कि आप लोगों को याद होगा कि ऑगस्टीन ने स्टेट को नेचुरल नहीं माना था। एक्वाइनस ने एरिस्टोटल के साथ जाके वापस कंफर्म किया कि स्टेट नेचुरल है, लेकिन क्रिश्चियन ट्रेडिशन के साथ कंसिस्टेंसी रखते हुए एक्वाइनस ये भी कहता है कि चाहे स्टेट नेचुरल और नेसेसरी हो, वो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान अपने एग्जिस्टेंस से भी आगे जाता है, क्योंकि इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है जिसका एक डिवाइन एंड है। स्टेट ह्यूमन रीजन से बना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा एक्वाइनस अपनी कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स में कहता है। लेकिन दोस्तों, एक उससे भी हायर लाइफ है, कंटेम्पलेशन, जहां पर हम गहन चिंता करते हैं, और गॉड की वर्शिप की लाइफ जिसका सिंबल चर्च है। यही है कि कैसे सेंट थॉमस ने एरिस्टोटल को क्रिश्चियनाइज किया और उसके रेशनलिज्म को ऑगस्टीन की रिलीजियस फिलॉसफी के साथ लाइन में लाकर। लेकिन ध्यान रहे, एक्वाइनस ने ऑगस्टीन की थ्योरी को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने रिजेक्ट किया एक बहुत इंपॉर्टेंट डोगमा कि स्टेट सिन का रिजल्ट और एक डिवाइन रेमेडी है। ऑगस्टीन के प्रॉपर्टी और स्लेवरी के व्यूज भी एक्वाइनस ने एक्सेप्ट नहीं किए। स्कॉलर्स डेंटेरेवस के अकॉर्डिंग एक्वाइनस ने अर्ली मिडल एजेस की ट्रेडिशनल ओपिनियंस को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने एरिस्टोटल के आइडियाज की लाइट में री इंटरप्रेट किया। यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक मोस्ट फेमस कोट कहना चाहूंगा जो कि डेंटेरेवस लिखते हैं। सिन का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन फेथ का फंडामेंटल डोगमा रहा, लेकिन सिन खुद ने इप्सा प्रिंसिपिया नोचुरे यानी नेचर के बेसिक प्रिंसिपल्स को इनवैलिडेट नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि एक्वाइनस के अकॉर्डिंग सिन सिर्फ इंसान की अपनी नैचुरलिस रेशो यानी नेचुरल रीजन का पूरा करने की पॉसिबिलिटी को अफेक्ट करता है, उसकी कैपेसिटी को नहीं। स्टेट एक प्योरली नेचुरल इथिकल स्फीयर में अपना रीजन देत्रे यानी अपना जस्टिफिकेशन पाता है। अब देखते हैं एक्वाइनस गवर्नमेंट के बारे में क्या कहता है। अपनी बुक्स डे रेजिमिने प्रिंसिपम और सुम्मा थियोलॉजिका में एक्वाइनस का आर्ग्यूमेंट है, अगर इंसान अकेला रह सकता तो उसे कोई गवर्नमेंट या डोमिनम की जरूरत नहीं होती। लेकिन गॉड ने इंसान को सोसाइटी के लिए बनाया है। यहां पर डोमिनियम दो तरीके का है। पहला, एक मास्टर का स्लेव पर लॉर्डशिप, और दूसरा एक फ्री मैन का दूसरे फ्री मैन पर रूल। पहला जो टाइप है वो प्रीमल इनोसेंस की स्टेट में पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जो दूसरा टाइप है वो फ्री मैन पर रूल वहां भी लॉफुल होता, क्योंकि इंसान इसेंशली एक सोशल बीइंग है और सोशल लाइफ के लिए किसी अथॉरिटी की जरूरत है जो कॉमन गुड की तरफ डायरेक्ट करे। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में एक्वाइनस क्या कहता है। एक्वाइनस एक मिडल कोर्स यानी बीच का रास्ता जो है वो लेता है। ऑगस्टीन और फादर्स का थीसिस था प्राइवेट प्रॉपर्टी इंसान की विसियस और ग्रीडी नेचर का आउटकम है। ये एरिस्टोटल के व्यू के
डायरेक्ट अपोजिशन में है, जो मानता था कि प्रॉपर्टी नेचुरल है और एक अच्छे जीवन का इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। एक्वाइनस कहता है प्रॉपर्टी ओरिजिनल नेचर के अगेंस्ट है, लेकिन प्रेजेंट डीजनरेट कंडीशंस में नेसेसरी और यूजफुल बन गई है। एक्वाइनस एक डिस्टिंक्शन बनाता है दोस्तों, और वो क्या है? एक्वायरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग चीजों के पावर के बीच और उनके यूज के बीच, जो कॉमन गुड के लिए होना चाहिए। नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजें कॉमन है, कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पॉजिटिव लॉ से बनती है, जो कि नेचुरल लॉ में ह्यूमन रीजन द्वारा ऐड की जाती है, एफिशिएंसी और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट में। दोस्तों, यहां पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चाहे एक्वाइनस प्राइवेट प्रॉपर्टी को अप्रूव करता है, वो इसे इनएलिएनेबल एब्सोल्यूट राइट नहीं मानता। प्रॉपर्टी का अल्टीमेट ऑनरशिप कम्युनिटी का है, और अगर कॉमन गुड के लिए जरूरत पड़े तो कम्युनिटी के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी छीन लेने की पूरी पावर है। यहां तक कि अगर कोई इंसान जेन्युइन नीड में है तो वो किसी दूसरे की चीज उसकी कंसेंट के बिना ले सकता है, बिना गलत किए। और एक भूखा इंसान चोरी कर सकता है अगर उसे भूख से बचने का कोई और तरीका ना हो। दोस्तों, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव आज के सोशल जस्टिस कंसेप्ट से मिलता जुलता आइडिया है, राइट टू सर्वाइवल का प्रॉपर्टी राइट से ऊपर रखना। अब हम आते हैं स्लेवरी के बारे में। एक्वाइनस जो है वो क्या कहता है? दोस्तों, अगर मैं यहां पर आपको स्लेवरी के बारे में बताऊं कि एक्वाइनस का पोजीशन क्या था, तो यहां पर एक्वाइनस का पोजीशन थोड़ा एम्बिवेलेंट और वेग्यू है, यानी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एरिस्टोटल की तरह वो स्लेवरी को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चर्च की एक्सेप्टेड जो डॉक्ट्राइन है वो कहती है इनोसेंस की स्टेट में हर कोई फ्री था। कभी वो कहता है कि कुछ लोगों के लिए स्लेव होना फ्री होने से बेहतर है, और दूसरी बार वो कहता है कि स्लेवरी नेचुरल और प्रिमिटिव कंडीशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। यहां पर कार्लाइल के समरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो एक्वाइनस का पोजीशन ये है, स्लेवरी नेचर की इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन रेशनल है, और एक सेकेंडरी सेंस में नेचुरल है, एक्चुअल करेक्ट कंडीशंस में। तो अब आते हैं एक मेजर सेक्शन पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्वाइनस के पॉलिटिकल थ्योरी के अल्टीमेट फाउंडेशन की हम बात करें तो वो है लॉ एंड द स्टेट। एक्वाइनस के पूरे सिस्टम का बेस है एटर्नल लॉ या डिवाइन रीजन, जो 4 लेवल्स यानी कि 4 जो स्तरें हैं उसमें मैनिफेस्ट होती हैं कॉस्मिक रियलिटी में। लेवल 1 है एटर्नल लॉ, यानी कि लेक्से टेरेना, ये एटर्नल, इम्यूटेबल और इनवायलेबल है। ये गॉड के रीजन के आइडेंटिकल है और पूरी तरह अननॉनेबल है। इंसान इसे सिर्फ पार्ट में ही समझ सकता है। अगर मैं इम्यूटेबल का मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है जो बिल्कुल स्थिर हो, यानी कि जो बदला ना जा सके, और जो इनवायलेबल है उसका मतलब होता है उल्लंघनीय, यानी कि ऐसी चीज जिसको तोड़ा ना जा सके।
वहीं लेवल 2 आता है नेचुरल लॉ। ये है द पार्टिसिपेशन ऑफ अ रेशनल क्रिएचर इन इटरनल लॉ। मतलब नेचुरल लॉ वो हिस्सा है इटरनल लॉ का जो इंसान अपनी रीजन, जो खुद एक डिवाइन फैकल्टी है, के थ्रू समझ सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा धर्म के कॉन्सेप्ट जैसा है, जहां एक यूनिवर्सल कॉस्मिक ऑर्डर है जिसे इंसान अपनी बुद्धि से समझ सकता है और जीवन में फॉलो कर सकता है। तीसरा आता है डिवाइन लॉ। ये वो है जो गॉड द्वारा डायरेक्टली रिवील्ड किया गया है इंसान को या स्क्रिप्चर्स में दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे वो कोड ऑफ कंडक्ट जो गॉड ने जूइश को दिया या क्रिस्ट को रिवील्ड किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिवाइन लॉ नेचुरल लॉ से हायर है, लेकिन उसको एनुअल यानी कि रद्द नहीं करती, बल्कि उसमें ऐड करती है। और लेवल 4 आता है ह्यूमन लॉ। ये नेचुरल लॉ का एप्लीकेशन है ह्यूमन अफेयर्स और पॉलिटिकल अथॉरिटी में। ये नेचुरल लॉ से ही एमिनेट होती है, लेकिन ये रिलेटिव और कॉन्टिजेंट है, मतलब सोसाइटी की बदलती कंडीशंस के हिसाब से बदलती है। एक्वाइनस इस डेफिनेशन को याद रखना। अ लॉ इज सम ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड promulgated by him who has the care of community. एक्वाइनस के लिए लॉ ही पॉलिटिकल अथॉरिटी का सोर्स है। वो वॉलंटेरिज्म थ्योरी के अगेंस्ट था, जो मानती थी कि लॉ सिर्फ सॉवरन अथॉरिटी की विल का एक्सप्रेशन है। एक्वाइनस 3 चीजों में डिस्टिंक्शन करता है। पहला है प्रिंसिपियम, अथॉरिटी का इसेंशियल सब्सटेंस जो गॉड से ऑर्डेन्ड है। और दूसरा है मॉडस, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म जो लोगों द्वारा डिटरमाइन होती है। और तीसरा है एक्सर्सिटियम, एक्चुअल इंजॉयमेंट या यूज जो लोगों द्वारा कन्फर्ड होती है। तो लॉ बनाने का अथॉरिटी या तो पूरी मल्टीट्यूड का है या किसी एक इंसान का जो पूरी मल्टीट्यूड की जगह एक्ट करता है। ध्यान देना दोस्तों कि इस आइडिया को मॉडर्न पॉपुलर सोवरेनिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट समझ लेना गलत होगा। स्कॉलर मकेलवियन के अकॉर्डिंग एक्वाइनस के प्रिंस की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड के प्रति है, जिसकी अथॉरिटी से उसकी सारी सत्ता आती है। एक लूज सेंस में वो मल्टीट्यूड के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जिसने उसे थ्रोन पे बिठाया, और वो टायरनी के एक्ट्स के लिए यूज हटाता है भी, कह सकते हैं टायरनी के एक्ट्स के लिए उसे हटा भी सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में वो एब्सोल्यूट है ह्यूमन लॉ की ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन में। यहां पर एक टर्म है जहां पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप समझने की कोशिश करें। वो टर्म है लेगी बस सोल्यूटस, मतलब कानून से आजाद, जैसा ब्रेक्टन का लीगल डिक्टम है नो रिट रन्स अगेंस्ट द किंग। लेकिन एक्वाइनस टायरनी के फॉर्मली अगेंस्ट था। उसने इसे उतना ही वेहमेंटली कंडेम किया जितना जॉन ऑफ सेलिसबरी ने किया, लेकिन उसने कभी टायरनी को जस्टिफाई नहीं किया था। अब देखते हैं एक्वाइनस का चर्च और स्टेट के रिश्ते पर क्या फाइनल व्यू है। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस इंसान के अलग अलग इंटरेस्ट और कंसर्न रिप्रेजेंट करती हैं दुनिया में, और उन्हें हार्मनी और कॉपरेशन की स्पिरिट में काम करना चाहिए अपने अपने एंड्स फुलफिल करने के लिए। एक ट्रूली फिलोसॉफिकल सेंस में चर्च स्टेट से सुपीरियर है, जैसे सोल बॉडी से सुपीरियर है, लेकिन दोनों को
साथ काम करना होगा अल्टीमेट पर्पस यानी सेल्वेशन या बीटिफिक विजन हासिल करने के लिए। एक्वाइनस के लिए पॉलिटिक्स सिर्फ एक टेक्निक नहीं है दोस्तों, जो सिर्फ एफिशिएंसी और सक्सेस से मेजर हो, बल्कि पॉलिटिक्स हमेशा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलिब्रेशन और चॉइस इम्प्लिसिट करता है। ये पूरे प्रैग्मेटिक साइंस का हिस्सा नहीं, मॉरल्स का हिस्सा है। एक्वाइनस ने भी सोवरेनिटी की लिमिट्स डिफाइन की हैं, इटर्नल और इंटरनल और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों में। वो वॉर को एक इविल मानता था, लेकिन एक नेसेसरी इविल। ये सिर्फ स्ट्रिक्ट टेस्ट लिमिट का अंदर ही जस्टिफाई हो सकता है, एक जस्ट वॉर के रूप में। जस्ट वॉर के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। पहला, एक लेजिटिमेट अथॉरिटी, दूसरा एक जस्ट कॉज और तीसरा एक राइटफुल इंटेंशन। ये कंडीशंस आज के मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में भी जस्ट वॉर थ्योरी के रूप में यूज होती हैं। एक्वाइनस का ये कंट्रीब्यूशन आज तक रेलेवेंट है। तो दोस्तों, एक्वाइनस की थ्योरी का एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ। उनकी थ्योरी ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को सेक्युलर स्टेट की तरफ कंसेप्चुअलाइज करने में मदद की, रैशनैलिटी और ऑटोनॉमी के बेस पर। 14th सेंचुरी में एक्वाइनस के आर्गुमेंट को आगे ले जाया गया, सेक्युलर लिबरल ऑर्डर के आइडियाज डेवलप करके रिप्रेजेंटेशन की रूडिमेंट्री आइडियाज के साथ और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की आउटलाइंस के साथ, जो दिखता है मार्शलो ऑफ पाउदा और विलियम ऑफ ऑकमन की राइटिंग्स में। चलिए अब दोनों थिंकर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। ये टेबल एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। सबसे पहला है, ऑगस्टीन के लिए स्टेट नॉट नेचुरल है, सिन का प्रोडक्ट है। वहीं एक्वाइनस के लिए स्टेट जो है वो नेचुरल है, एरिस्टोटल की तरह। दूसरा, फेथ और रीजन की अगर हम बात करें तो ऑगस्टीन के लिए रीजन फेथ के अंडर है, वहीं एक्वाइनस के लिए फेथ और रीजन कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तीसरा है प्रॉपर्टी। ऑगस्टीन प्रॉपर्टी विशियस नेचर का रिजल्ट मानते हैं और एक्वाइनस प्रॉपर्टी नेचुरल है लेकिन प्रेजेंट डीजनरेट कंडीशन में नेसेसरी मानते हैं। दोनों का कॉमन ग्राउंड क्या है? दोनों ही मानते हैं कि अल्टीमेट पर्पस पॉलिटिक्स का स्पिरिचुअल सेल्वेशन है, चाहे उनका रास्ता थोड़ा अलग हो। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या कवर किया, चलिए रिवाइज करते हैं। नंबर 1, सेंट ऑगस्टीन की लाइफ और उसका जो मैनिकिज्म से क्रिश्चियनिटी तक का सफर जो था वो हमने कवर किया, इसके पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। नंबर 2, सिविटस देई वर्सेस सिविटस टेरेना, सिटी ऑफ गॉड और अर्थली सिटी का फेमस डिस्टिंक्शन कवर किया। नंबर 3, जस्टिस, स्टेट, प्रॉपर्टी, वॉर और स्लेवरी पे ऑगस्टीन का कॉम्प्लेक्स व्यू देखा। नंबर 4, ऑगस्टीन की इन्फ्लुएंस, प्रीडेस्टिनेशन, ग्रेस और चर्च स्टेट रिलेशनशिप। अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं समझे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एपिसोड नंबर 12 जरूर देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। और जो आज हमने सीखा वो था सेंट थॉमस एक्वाइनस की ग्रैंड सिंथेसिस, एरिस्टोटल को क्रिश्चियनिटी से जोड़ने की कोशिश। नंबर 6, 4 टाइप्स ऑफ लॉ, एटर्नल, नेचुरल, डिवाइन और ह्यूमन लॉ। नंबर 7, एक्वाइनस का चर्च स्टेट व्यू और जस्ट वॉर थ्योरी। ये सब पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स जो हैं जरूर बना लीजिएगा। आप लोगों को नोट्स मेरी प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो दोस्तों,
ये था आज का एपिसोड, यूनिट 7, एपिसोड 12, पार्ट 2, सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्वाइनस। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ये मेडिएवल चर्च सेंटर्ड पॉलिटिकल थॉट धीरे धीरे मॉडर्न सेक्युलर पॉलिटिकल थॉट की तरफ ट्रांजिशन करती है, नए थिंकर्स, नए आइडियाज के साथ। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ाई विद गुरु चेला। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।